हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसमें जो क्लास रहने वाली है वो हम लोगों की जो है बिजनेस स्टडी की क्लासें जो हैं वो हम लोग कर रहे हैं। और ये क्लास नंबर जो है वो 6 जो है, क्लास नंबर जो 6 है वो हम लोगों की आज की क्लास में रहने वाली है। क्लास नंबर 6 में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो हम वैसे तो टॉपिक जो हम लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर को कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हम लोग बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त हिंदू परिवार। अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो इनका नाम होता है संयुक्त हिंदू परिवार। संयुक्त हिंदू परिवार के जो एमसीक्यू हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भले ही कम एमसीक्यू हों, इसीलिए मैं इनको टॉपिक को साथ में लेकर आया हूं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन हैं वो कम आते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने बता दिए हैं कि आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आप लोगों को किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। सहकारी समितियां, इनकी अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो इनकी हिंदी होती है सहकारी समितियां। ठीक है, सहकारी समितियां। और ये सारे के सारे टॉपिक मैंने ऑर्गेनाइजेशन की क्लास में कराए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर करिए। ठीक है, और ये एमसीक्यू की क्लास हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है और कहाँ पर किस एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी मैंने बातें आप लोगों को साथ ही साथ में बताते हुए चलूंगा कि किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि समितियां गठित की जाती हैं। जो समितियां जो है गठित की जाती हैं, तो ये जो है समितियां जो है गठित की जाती हैं तो स्थायी उद्देश्य के लिए गठित की जाती हैं, या फिर इस सॉरी अस्थायी उद्देश्य के लिए गठित की जाती हैं। स्थायी उद्देश्य के लिए गठित की जाती हैं, अस्थायी उद्देश्य के लिए तथा स्थायी उद्देश्य के लिए, दोनों के लिए की जाती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक बात याद रखिए आप लोग कि यह विषय पर निर्भर करेगा कि विषय कैसा है। अगर स्थायी उद्देश्य के लिए अगर हम लोगों का विषय जो है, अगर हम लोग विषय की बात करते हैं और अगर विषय जो है कमेटी का जो गठन है इस अस्थायी है तथा स्थायी दोनों ही तरह के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कमेटी का जो गठन है, ये क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और हो देखो एग्जाम चाहे कोई भी हो, मतलब कि उनके जो चक्र हैं वो लगातार घूमते रहते हैं। किसी ना किसी एग्जाम में आप लोगों से हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए। और इसमें जो सही आंसर है वो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो समितियां जो हैं वो स्थायी और अस्थायी दोनों के लिए गठित की जाती है। ये उद्देश्य जो कमेटी का जो गठन है वो स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए का जो है आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो हो गया हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया। उसके बाद राइट नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है। और 2 नंबर क्वेश्चन कहां पर पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं कि एचपीपीएससी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। और यहां पर लिखा हुआ है कि दिल्ली नगर पालिका निगम जो है वो कैसा है। दिल्ली नगर पालिका निगम एक कंपनी है, या फिर फर्म है, या फिर कोई स्थानीय सत्ता है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो या फिर नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज याद रखिए आप लोग कि नगर पालिका जो कार्य है वो स्थानीय स्तर तक, अगर हम लोग नगर पालिका के कार्य की बात करते हैं तो नगर पालिका का जो कार्य है, नगर पालिका का कार्य, नगर
नगर पालिका का, ठीक है, नगर पालिका का कार्य, नगर पालिका का कार्य स्थानीय सत्ता, स्थानीय, लोकल, स्थानीय सत्ता, स्थानीय सत्ता पर, स्थानीय सॉरी स्तर पर, स्थानीय स्तर पर निवासियों, स्थानीय स्तर पर निवासियों, स्थानीय स्तर पर निवासियों से भवन कर, हाउस टैक्स, भवन कर, हाउस टैक्स, जल कर, वाटर टैक्स, जल कर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कर, विद्युत कर आदि जो हैं कर जो लगाए जाते हैं उनका कलेक्शन जो है किया जाता है, और उनसे जो जो नगर पालिका, जो नगर के जो जो विकास का कार्य होता है उन टैक्सों से उन उनसे किया जाता है। तो इसीलिए जो है नगर दिल्ली नगर पालिका निगम जो है वो किस प्रकार की सत्ता है, कंपनी नहीं है, ना ही कोई फर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वो एक स्थानीय संस्था है, लोकल अथॉरिटी है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैंने बता भी दिया है कि आप लोगों को ये नगर पालिका में हम लोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है टीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि सहकारी संगठन में सदस्यों को मतदान का अधिकार होता है। सहकारी संगठन में सदस्यों को मतदान का अधिकार होता है उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या के अनुपात में, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में, या फिर समान मताधिकार में, या फिर उनके द्वारा कुल आपूर्ति, उनके द्वारा उनके द्वारा कुल आपूर्ति की गई राशि के अनुपात में। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सहकारी संगठन में सदस्यों का जो मतदान का अधिकार होता है वो कैसा होता है। तो इसमें जो है बात आती है इसके सही क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है समान अधिकार, समान मताधिकार की बात आती है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कुछ बातें हैं और उनको भी अगर हम लोग देखना चाहते हैं, तो सहकारी जो संगठन में समस्त सदस्यों का जो है समान अधिकार होता है। तो यहाँ पर एक बात तो हम लोगों को समझ में आ गई है कि सहकारी सहकारी संगठन में सहकारी संगठन में सहकारी संगठन में समस्त सदस्यों समस्त सदस्यों का समस्त सदस्यों का समस्त सदस्यों को मतदान मतदान का समान समान अधिकार होता है, समान अधिकार होता है। और इसमें और बातें हैं उनको भी देख लेते हैं कि एक बात और है इसमें कि सहकारिता का जो मूल सिद्धांत है, सहकारिता का, ये क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन है, ये जितने भी लिखाऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे एमसीक्यू की बात करें चाहे जो मैं लिख के बता रहा हूँ वो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सहकारिता का मूल सिद्धांत, सहकारिता का मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांत, सहकारिता का मूल सिद्धांत एक सबके लिए, एक एक सबके लिए, एक सबके लिए, एक सबके लिए
और सब एक के लिए, और सब एक के लिए, एक के लिए, ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चाहे केबीएस की बात करें हम लोग, ये भी केबीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, इसी में एक क्वेश्चन और है कि इसमें जो है सदस्यों की न्यूनतम संख्या, सदस्यों की सदस्यों की न्यूनतम संख्या, सदस्यों की न्यूनतम संख्या, सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो 10 होती है। ठीक है, और इसका जो है, इसका नियमन और सहकारिता अधिनियम अगर पूछा जाता है तो इसका इसका नियमन इसका नियमन सहकारिता सहकारिता अधिनियम सहकारिता अधिनियम सहकारिता अधिनियम 1912 1912 के द्वारा किया जाता है। 1912 के द्वारा किया जाता है। तो ये बातें जो हैं बताई हैं, ये सारी बातें किसी ना किसी, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई हैं। अब वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो साथ में ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा कि सहकारिता का मूल सिद्धांत क्या है, सहकारिता का मूल सिद्धांत क्या है, ये बातें भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। पर उसके बाद अगर सदस्यों की संख्या के बारे में पूछा जाता है तो सदस्यों की संख्या के बारे में भी मालूम होना चाहिए, और इसका जो नियमन और अधिनियम है उसके बारे में भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि कमजोर तबके के कमजोर जो तबके के व्यक्ति हैं, कमजोर तबके के व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक संगठन का सबसे उपयुक्त रूप है। कमजोर जो तबके के व्यक्ति हैं उनके लिए, मतलब जो कमजोर दिल के हैं, उनके लिए कौन सा संगठन सबसे अधिक, सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो सह सहजा साझेदारी फर्म है। साझेदारी में सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? साझेदारी में साझेदारी में साझेदारी में सदस्यों का जो दायित्व है, सदस्यों का जो दायित्व है वो कैसा होता है? असीमित होता है, असीमित होता है। इसीलिए इसे हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, सहका एकल व्यापार में भी सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, और इसमें पूंजी की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन कमजोर तबके के व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एकाकी स्वामित्व में भी याद रखिए कि एकाकी स्वामित्व का जो है सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, या एकाकी जो स्वामी है उसका दायित्व कैसा होता है, तो उसका भी दायित्व हम लोगों का अ, असीमित होता है। ठीक है, कैसा होता है? असीमित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है। सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो लाभ कमाना नहीं है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो लाभ कमाना ना होके लाभ कमाना नहीं है। लाभ कमाना लाभ कमाना नहीं हो सकता है, लेकिन इसका प्राथमिक उद्देश्य अगर हमसे पूछा गया है तो प्राथमिक उद्देश्य आप लोग बताइए कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सेवा करना, लाभ कमाना, अच्छी किस्म के माल का विक्रय करना, या फिर सरकारी सहायता का प्रयोग करना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है सेवा करना। क्या उद्देश्य है? सेवा करना। और साझेदारी, और अगर साझेदारी और हमसे पूछा जाता है एकल स्वामित्व,
तो यहाँ पर जो है लाभ कमाना होता है। ठीक है, तो लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आधारभूत विचार जिस पर आधारभूत विचार जिस पर सहकारी समिति बनाई जाती है वह कौन सा है, मतलब कि वह सिद्धांत कौन सा है। मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि आधारभूत विचार या आधारभूत सिद्धांत क्या है जिस पर सहकारी समिति बनाई जाती है, और मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछा गया है और टीजीटी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि आधारभूत विचार क्या है। संगठन में शक्ति होती है, या फिर एक सबके लिए और सब एक के लिए, हम संगठित होकर प्रतियोगिता का अच्छा सामना कर सकते हैं, या फिर विविधता में एकता। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है कि आधारभूत विचार जिस पर जो है सहकारी समिति बनाई जाती है, तो वो है एक सब के लिए और सब एक के लिए। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम संख्या, मैंने अभी आप लोगों को बताई थी कि सहकारी समिति की सहकारी समिति की पंजीकरण के लिए न्यूनतम संख्या कितनी है। पंजीकरण के लिए न्यूनतम संख्या, और वो मैंने कितनी बताई थी, 2 या 5 या 7 या 10 बताई थी। तो बिल्कुल सही आंसर है कि वो कितनी बताई थी, मैंने आप लोगों को 10 बताई थी। और ये क्वेश्चन 2 है, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है, 2005, 2009, 2010 में पूछा गया है, और पीसीएस में यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना की जाती है। उपभोक्ता सहकारी भंडार की जो है स्थापना की जाती है, और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि 10 होती है, लेकिन अगर 500 लोगों से यहाँ पर न्यूनतम संख्या, और जबकि यहाँ पर हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं, जबकि जबकि संस्था में जबकि संस्था में कुल सदस्य जबकि संस्था में कुल सदस्य संख्या जो है वो कितनी है, तो कुल सदस्य संख्या कितनी है, 21 होनी चाहिए। 21 होनी चाहिए, जिसके जिसके 11 सदस्य जिसके 11 सदस्य जिसके 11 सदस्य की जिसके 11 सदस्य की अस्थायी अस्थायी कमेटी अस्थायी कमेटी का गठन होता है का गठन होता है का गठन होता है। संस्था में कुल सदस्यों संस्था में कुल सदस्यों संस्था में कुल सदस्यों कुल सदस्यों का का कम से कम कम से कम 33% 33% कौन होना चाहिए, महिलाओं का होना अनिवार्य है। महिलाओं का होना महिलाओं का होना अनिवार्य है।
महिलाओं का होना, महिलाओं का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो बातें हैं, मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें ही लिखाई हैं यहाँ पर, कि जो कितनी संख्या होती चाहे तो 21, 11 और यहाँ पर 33% महिलाओं का होना आवश्यक है। तो ये बातें भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इनको भी आप लोग लिख सकते हैं अपने नोट्स में, या फिर आप लोग प्रैक्टिस में ध्यान रखिए इनका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और उपभोक्ता सहकारी समिति उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या फिर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के द्वारा, या फिर सदस्यों के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर आप लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सह उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सहकारी समिति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? एक सहकारी समिति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? बिचौलियों को समाप्त करना, लाभ अर्जित करना। मैंने क्या कहा है कि सहकारी समितियों का उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। यहाँ हमसे पूछा है नहीं है, और नहीं है का मतलब यहाँ पर कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो लाभ अर्जित करना नहीं है, बिचौलियों को समाप्त करना, ठीक है, आपसी हित को बढ़ावा देना बिल्कुल है, अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना ये भी होता है, और यहाँ पर बिचौलियों को समाप्त करना ये भी होता है। इनका ये उद्देश्य होता है, ये तीनों उद्देश्य होते हैं, लेकिन लाभ अर्जित करना नहीं होता है, और हमसे नहीं ही पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नांकित में से कौन सा सहकारिता का मूल सिद्धांत नहीं है? सहकारिता का मूल सिद्धांत नहीं है। एक सदस्य एक वोट, ये तो सिद्धांत है। सभी एक के लिए और सब एक के लिए, ये भी है, ठीक है। एक अंश एक वोट, या फिर ना लाभ ना हानि, तो ये भी इनका सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर अंश की बात, शेयर की बात नहीं होगी, तो ये सिद्धांत यहाँ पर नहीं है इसका, सहकारी समितियों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि निम्नांकित में से, या निम्न में से व्यावसायिक संगठन का प्रारूप कौन सा है? व्यावसायिक संगठन का प्रारूप कौन सा है? निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, मिश्रित क्षेत्र है, या फिर उपरोक्त सभी है? तो व्यावसायिक संगठन का प्रारूप कौन सा है? तो याद रखिए कि व्यावसायिक संगठन के ये प्रारूप जो हैं, निजी क्षेत्र भी है, निजी क्षेत्र भी होता है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है, और मिश्रित क्षेत्र भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि लाभ का बंटवारा नहीं किया जाता है। यह कथन हमें बताता है, क्या बताता है, किसमें हम लोग लाभ का बंटवारा नहीं करते हैं? तो आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग साझेदारी में तो लाभ को बांटते हैं, लाभ को हम लोग बांटते हैं, ठीक है, लाभ को इसमें बांटा जाता है। लेकिन एकाकी स्वामित्व में जब एक आदमी व्यापार करेगा, सिंगल आदमी सब पूंजी लगाएगा, लाभ अर्जित करेगा, हानि भी अर्जित करेगा, समस्त जोखिमों का वहन करेगा, तो इसलिए इसका में हम लोग इसमें लाभ का बंटवारा नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि
13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की गैर निर्गमित श्रेणी में नहीं आता है। निजी क्षेत्र की गैर निर्गमित श्रेणी में नहीं आता है। तो एकाकी स्वामित्व जो है वो नहीं आता है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी नहीं आती है, या फिर साझेदारी जो है वो नहीं आती है, या फिर उपरोक्त में से सभी जो है वो निजी क्षेत्र के गैर निर्गमित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त पूंजी वाली जो कंपनी है वो यहाँ पर निजी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। जब मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा तो यहाँ पर मैं एक एक बात की चर्चा भी कर लूंगा कि इसको क्यों नहीं करते हैं। निर्गमित क्षेत्र में हम लोग गैर निर्गमित क्षेत्र और निर्गमित क्षेत्र में क्या है, इसमें अंतर क्या है, ठीक है, ये सारी बातें मैंने कराई हुई हैं, आप लोग एक बार जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने पहली दूसरी क्लास में भी आप लोगों को बताया था, यहाँ पर जब मैं डिटेल थोड़ी थोड़ी करा रहा था तो वहाँ पर ये भी मैंने चर्चा की थी आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप का ऐसा कौन सा है जो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो एकाकी व्यापार का मतलब होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पर एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है हमसे पूछा है, तो यहाँ पर गोपनीयता तो यहाँ पर होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। सीमित दायित्व, हम लोगों का सीमित दायित्व यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि साझेदारी में और एकाकी व्यापार में दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। तो यहाँ पर दायित्व कैसा होगा, तो यहाँ पर जो दायित्व है वो भैया असीमित होगा। कैसा होगा, असीमित होगा, असीमित दायित्व होगा। तो हमसे पूछा है विशेषता नहीं है, तो यही विशेषता जो है वो नहीं है। बाकी की जो विशेषताएं हैं, एकल स्वामी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, गोपनीयता होगी, अविभाजित जोखिम होगा, क्योंकि जब हम लाभ खुद बांटेंगे, पूरा लाभ हमारा है, तो जोखिम भी हम ही को बांटना होगा। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा कि विशेषता नहीं है हमसे पूछा है, तो यहाँ पर जो विशेषता नहीं है तो ये कंपनी की विशेषता है, ये कंपनी की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिए कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी एकाकी व्यापार का लाभ नहीं है। एकाकी व्यापार का इनमें से कौन सा जो है लाभ नहीं है। यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू मतलब कुछ क्वेश्चन एकाकी व्यापार के हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर समिति के हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को संयुक्त हिंदू परिवार के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को साझेदारी के मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था आप लोगों से कि उसमें हम लोग सभी मिक्सअप करके लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ये मानिए कि ये आप लोगों का टॉपिक जो है, अब हम लोग कंपनी पर डायरेक्ट चलेंगे, कंपनी के एमसीक्यू हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। निम्न में से कौन सी एकाकी व्यापार का लाभ नहीं है। तो एकाकी व्यापार का कौन सा लाभ नहीं है, स्थापना में सुगमता है, बिल्कुल होती है। असीमित दायित्व होता है, ये भी होता है। शीघ्र निर्णय होगा, बिल्कुल होगा। व्यक्तिगत निर्णय नियंत्रण जो है, एकाकी व्यापार का जो है लाभ नहीं है हमसे पूछा है, तो यहाँ पर जो लाभ नहीं है, एकाकी व्यापार को जो लाभ नहीं है, तो यहाँ पर ये लाभ नहीं है, ये इसका दोष है, ये इसका दोष है एक तरीके से। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी एकाकी व्यापार की सीमा है। एकाकी व्यापार की सीमा है, असीमित दायित्व है, बिल्कुल होता है। पूंजी के सीमित दायित्व हैं, असंतुलित प्रबंध है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर पूछा है, तो निम्न में से एकाकी व्यापार की सीमा है, तो यहाँ पर जो है ये सभी ऑप्शन जो हैं, सीमित पूंजी है, बिल्कुल है, असंतुलित प्रबंध है, असीमित दायित्व है, तो ये सारी बातें इसमें होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। मैं आप लोगों से ज़्यादा कहता नहीं हूँ, बस आप लोग खुद से कर दिया करें प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए और भी क्लासें लेकर आऊँगा, बस आप लोगों का थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए। आप लोग जुड़े रहें, मैं आप लोगों की तैयारी करा सकता हूँ। और अगर आप लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग राजस्थान की कर रहे हैं या फिर आप लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी की बात तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। मैं वहाँ पर तैयारी आप लोगों को कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और देखो सिलेबस तो हर जगह एक ही जैसा है, कॉमर्स का तो सभी जगह बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग, कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सभी पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात आती है 17 नंबर की। और 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति द्वारा सभी जोखिम उठाई जाती हैं। एक व्यक्ति द्वारा सभी जोखिम, जितनी भी जोखिम है उठाई जाती हैं, तो ऐसा किसमें होता है? साझेदारी में तो 2 लोग 4 लोग हो जाते हैं, कंपनी में भी हो जाते हैं, लेकिन एकाकी व्यापार में सभी जोखिम जो है वो एकल व्यापारी के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अधिक व्यक्तिगत संपर्क तथा गोपनीयता प्रमुख तत्व है। व्यक्तिगत संपर्क करेंगे हम लोग और गोपनीयता भी विद्यमान होगी, तो ऐसा तो हम लोगों का एकाकी व्यापार में होता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कराया था, जब मैंने आप लोगों को एकाकी व्यापार के एमसीक्यू कराए थे, तब मैंने ये आप लोगों को बात बताई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि कार्य तथा पारितोषिक का प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। कार्य तथा, कार्य करेंगे और पारितोषिक मिलेगा, वहां पर प्रत्यक्ष संबंध जो है वो किस में पाया जाता है? और ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को, बताया था आप लोगों को, डिटेल में भी कराया था। ठीक है, साझेदारी में ऐसा होता है, एकाकी स्वामित्व में ऐसा होता है, सहकारी समिति में ऐसा होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्य तथा पारितोषिक की बात अगर हम लोग करते हैं तो ऐसा किस में होता है? तो ऐसा एकाकी स्वामित्व में होता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि सीमित साख हानि है। सीमित साख की जो है वो हानि है, किस में हानि है? तो वो एकाकी स्वामित्व में हानि है, निजी कंपनी में हानि है, सरकारी कंपनी की हानि है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीमित जो साख है, अगर हमारे पास सीमित साख है तो वो हानि है, किस में हानि है? तो याद रखिए कि वो एकाकी स्वामित्व की हानि है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वह व्यापार जहां केवल पुरुष सदस्य ही साझेदार हो सकते हैं, इस व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम सीमित साझेदार कहते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार कहते हैं, या फिर व्यापार का सहकारी रूप कहते हैं, या फिर व्यापार का निर्यात और आयात पर होता है, या फिर सीमित दायित्व साझेदारी व्यापार पर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पर 5 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो वह व्यापार जहां केवल पुरुष सदस्य ही साझेदार हो सकते हैं, तो ऐसा व्यापार जो है, ऐसा परिवार जो है, यहाँ पर संयुक्त हिंदू परिवार होता है। उसे हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता जो है, कर्ता का मतलब होता है मालिक, सबसे जो वृद्ध व्यक्ति होता है, सबसे जो बड़ा व्यक्ति होता है, वही उसमें जो है संयुक्त हिंदू परिवार में उसका मालिक होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कर्ता। का दायित्व जो है, कर्ता का दायित्व कैसा होता है? तो संयुक्त हिंदू परिवार में उसके हित की सीमा तक असीमित होता है,
परिवार की संपूर्ण संपत्ति सीमा तक होता है, या फिर सभी सदस्यों के व्यक्तिगत संपत्तियों की सीमा तक होता है। तो याद रखिए कि कर्ता का जो दायित्व है वो कैसा होता है, वो असीमित होता है। तो यहाँ पर कर्ता का जो दायित्व है वो संयुक्त हिंदू परिवार में संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व कैसा होता है, कर्ता का दायित्व असीमित होता है। बाकी सदस्यों का दायित्व अगर पूछा जाए तो वो कैसा होता है, बाकी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, 23 में लिखा हुआ है, इसके ऑप्शन में सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कंपनी। इसके सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर हो गया। तो उस व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का नाम बताइए जिसके प्रबंधक को कर्ता कहते हैं। जिसके प्रबंधक को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। लोक निगम है, साझेदारी है, या फिर संयुक्त हिंदू परिवार फर्म है। तो किसमें हम लोग प्रबंधक को कर्ता कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का कि संयुक्त हिंदू परिवार की फर्म जो है उसमें हम लोग प्रबंधक को कर्ता कहते हैं। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संयुक्त हिंदू परिवार के द्वारा संचालित व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो कितनी होती है? तो 10 होती है, 20 होती है, 50 होती है, या फिर निर्धारित नहीं है। तो ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त हिंदू परिवार में व्यावसायिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए कि अगर जो बालक है उसका जन्म होता है तो वो जन्म से ही उसका सदस्य होता है। तो यहाँ पर निर्धारित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए हैं वो मैंने आप लोगों को, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को कराए हैं। किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन है, और वो भी मैं आप लोगों के लिए देखो लेकर आया हूँ। आप लोगों को लिए अब अगली क्लास में हम लोग कंपनी के जो है कंपनी के एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है। और डिटेल क्लास आप लोगों को करनी है तो आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासें हैं वो वहाँ पर चल रही हैं, वो आप लोगों के लिए काफ़ी काम आने वाली हैं, तो उनको भी आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।